दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में प्रधानमंत्री की बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अपनी एकजुटता और अपनी सफलता को बताने में लगी हुई है। इस देश के तमाम क्षत्रप राजनीतिक तौर पर छटपटा रहे हैं कि उनका राजनीतिक अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा। और इन तमाम चीजों की सबसे बड़ी वजह एग्जिट पोल है। और एग्जिट पोल चुनाव का हिस्सा हो सकता है, यह किसने कभी नहीं सोचा होगा। क्योंकि चुनाव के बाद एग्जिट पोल तो यह बतलाता है कि राजनीतिक तौर पर किसकी दशा दिशा मजबूत है, कौन सत्ता में आ रहा है। लेकिन वही एग्जिट पोल अगर चुनाव के बीच में एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाए तो क्या क्या हो सकता है, और जो हो सकता है वही हुआ है। क्योंकि इस एग्जिट पोल की असल तस्वीर या असल सच ये नहीं है कि फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री ने संसद के भीतर 370 और 400 पार का नारा दे दिया था। इसका असल सच यह है कि जब देश में 115 सीटों पर वोटिंग बची हुई थी, यानी आखिरी दो चरणों की वोटिंग बची हुई थी, उसी वक्त यह पूरी एग्जिट पोल की जो पूरी रिपोर्ट जो कंपनी तैयार कर रही थी, उसने बकायदा उसे छाप दिया था। और 20 तारीख को जब रायबरेली में वोट पड़ गए, यानी पांचवें चरण के वोट जब खत्म हुए, तो उसके बाद 21 तारीख को यह पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार थी और इस रिपोर्ट को बीजेपी दफ्तर भी भेजा गया। वहां पर सहमति बनी और उसके आधार पर यह मान लिया गया कि जो छठा और सातवां चरण है, जिसमें 115 सीटें बची हुई थी, जिसमें से 65 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, उन तमाम सीटों से आगे बढ़ते हुए इस छठे और सातवें चरण में उसी दौर में उस दस्तावेजों में यह जब्त कर दिया गया कि हां, यहां पर बीजेपी इतनी बड़ी तादाद में जीतेगी और आंकड़ा 400 तक एनडीए का पहुंच जाएगा। तो क्या सब कुछ एक प्लान के हिसाब से चल रहा है? और इस प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा एग्जिट पोल इसलिए हो गया क्योंकि इस एग्जिट पोल के जरिए कई चीजों को दर्शाया गया। इस देश की राजनीतिक स्थिति अगर जमीन के जरिए परखना शुरू करें, जो तमाम नेताओं ने परखा, देखा और समझा भी, इस देश के रिपोर्टरों ने भी देखा, तमाम जगहों पर रिपोर्टिंग करते हुए बार बार जिन बातों का जिक्र हो रहा था, उसमें वाकई 300 और 400 तो दूर की गोटी 272 में भी मामला फंस रहा था। तो क्या एग्जिट पोल के जरिए इस देश के उन प्लेयर्स को जो राजनीतिक तौर पर सरकार बनाने या बचाने की स्थिति में आ सकते हैं, उनको एक झटके में दरकिनार कर दिया गया? और यह स्थिति सिर्फ और सिर्फ उन प्लेयर्स को लेकर आई जो ना इंडिया के साथ, ना ही एनडीए गठबंधन के साथ। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर सरकार 272 तक कोई भी नहीं पहुंच पाती है तो हंग पार्लियामेंट की स्थिति में क्या होगा? यही होता कि किसके पास कितनी सीटों का जुगाड़ है, कौन किसके साथ आ रहा है। ध्यान दीजिए, एग्जिट पोल आने के बाद यह सब कुछ थम सा गया है। यानी जो हरकत इंडिया गठबंधन के भीतर 272 तक की पहुंचने की जद्दोजहद को लेकर होनी चाहिए थी, वह इस दौर में नहीं हो रही है। जो छत्रप राजनीतिक तौर पर अपने बूते चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें नवीन पटनायक का जिक्र कर लीजिए, उसमें जगन रेड्डी का जिक्र कर लीजिए, उसमें अपने तौर पर बीआरएस का जिक्र भी कर लीजिए, उसमें जिक्र करना है तो फिर एनडीए गठबंधन के भीतर भी घुसिए और वहां पर भी एक लंबी फहरिस्त है उन नेताओं की जो क्या वाकई चुनाव के बाद शिफ्ट हो सकते हैं। उसमें एक नाम नीतीश कुमार का भी है। अपने तौर पर ममता बनर्जी को भी इस एग्जिट पोल में कमजोर किया गया। यानी एक के बाद एक जब आप परिस्थिति परखेंगे तो जो छत्रप राजनीतिक तौर पर अगर इंडिया गठबंधन के साथ ऐसे मौके पर आ जाते कि उनके जुड़ने से दिल्ली में सरकार इंडिया गठबंधन की बन जाती, तो फिर उनसे बातचीत इस दौर में बंद। और इस परिस्थिति के भीतर का दूसरा सच इसी एग्जिट पोल के भीतर छुपा है। क्योंकि आज जब दूसरा एग्जिट पोल आया तो जो एग्जिट पोल नवीन पटनायक को लोकसभा सीट में 21 में से सिर्फ एक सीट दे रहा है, वही एग्जिट पोल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और बीजेडी को एक बराबर लाकर खड़ा कर रहा है।
और अगर राजनीतिक इतिहास को टटोलिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव जब एक साथ होते हैं तो दोनों की दिशा एक ही होती है। ऐसा होता ही नहीं है कि जनता लोकसभा में किसी और को वोट दे और विधानसभा में किसी और को वोट दे, और वह भी उस मौके पर जब इस देश में मौजूदा मोदी सरकार को लेकर संकट गहराया हुआ है कि वो बहुमत में आएगी या नहीं आएगी। और यह मुश्किल सिर्फ उड़ीसा तक सीमित नहीं है। अगर ध्यान दीजिए तो जगन रेड्डी की सरकार लोकसभा में पिछली बार की तुलना में आधे के आधे से भी कम सीटों को पा रही है, यानी 5-6 लोकसभा की सीटें वो जीत पाएगी। पिछली बार 25 सीटें जीती थी, लेकिन एक झटके में वही जगन रेड्डी की सरकार विधानसभा में अभी भी दौड़ में बनी हुई है। विधानसभा के एग्जिट पोल के जरिए अगर परखें, वहां पर चंद्रबाबू नायडू आगे जरूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जरूरी नहीं कि वह अपने बूते मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ बराबरी की टक्कर देते हुए वहां पर जगन रेड्डी खड़े हैं। तो क्या जानबूझकर छत्रपों को इस एग्जिट पोल के जरिए कमजोर किया गया और एक मैसेज कन्वे कर दिया गया कि देखिए, आप सरकार बना ही नहीं सकते हैं, यानी इंडिया गठबंधन अपने तौर पर सरकार बना ही नहीं सकता है। लेकिन जरा एग्जिट पोल और विधानसभा के एग्जिट पोल को, दोनों के आकलन को करते हुए मौजूदा वक्त की एक तस्वीर हम आपके सामने रखें, जिसके जरिए यह बात उभर कर आ जाए कि देखिए कैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है अगर वो अल्पमत में रहे तो भी, यानी उसके पास बहुमत ना हो तब भी। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अल्पमत में होने के बावजूद इस दौर में जो दिल्ली में मीटिंगों का दौर चल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री सिर्फ ऐसा नहीं है कि मौसम को लेकर बैठक कर रहे हैं कि गर्मी कहां कितनी पड़ रही है, या फिर जो साइक्लोन आया है उसको लेकर अध्ययन कर रहे हैं, या फिर मैसेज कन्वे किया गया कि सत्ता में जब तीसरी बार आएंगे तो आने वाले पहले 100 दिनों में इस सरकार को क्या क्या करना है, उस दिशा में चिंतन मनन हो रहा है। मीटिंगों का दौर दरअसल उस राजनीतिक बिसात को खींच रहा है जिसमें बहुमत ना मिलने की स्थिति में भी अपने तौर पर कैसे बहुमत जुगाड़ा जा सके, किस किस सहयोगियों को साथ लाया जा सके। और यह सौदेबाजी जाहिर है इसके दायरे में नवीन पटनायक भी आएंगे, जगन रेड्डी भी आएंगे। नीतीश कुमार दाएं से बाएं ना हिलें, इसीलिए उनको शांत इस दौर में किया गया। दिल्ली के भीतर प्रधानमंत्री की बैठक का एक नजारा देख लीजिए। यह बैठक हालांकि मौसम को लेकर है, लेकिन इस बैठक को दिखाने से पहले एक जानकारी ले लीजिए। 27 मई को दिल्ली में बैठक हुई थी। सीक्रेट मीटिंग में बहुमत ना आने पाने की स्थिति में इस बात का चिंतन मनन किया गया था कि कैसे बहुमत का जुगाड़ होगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह 21 तारीख को जो पूरा का पूरा सर्वे निकल कर आया, जो जर्मनी की एक कंपनी जो इस दौर में नेल्सन के साथ मिल चुकी है, जो अमेरिकन कंपनी है, उसके साथ उसने अपने तौर पर जो पहल की, ये ग्लोबल अपने तौर पर इंफॉर्मेशन सर्विस के तौर पर ये कंपनियां जानी जाती हैं, जिसको पूरा का पूरा कार्यभार दिया गया था कि आपको सर्वे करना है। उसमें एक नाम जीएफके का भी है, नेल्सन साथ में जुटी हुई है। और इनकी पूरी रिपोर्ट जो 21 मई को आई थी, उसमें इस बात को पूछा गया था कि क्या राहुल गांधी चुनाव जीत जाएंगे रायबरेली में, और उस सर्वे में कहा गया जीत जाएंगे। कहा गया अमेठी में स्मृति ईरानी जीत जाएगी, कहा गया मुश्किल है लेकिन किसी तरह निकल सकती है। यानी 20 तारीख को वोटिंग हुई थी, 21 को दस्तावेज तैयार थे इस पूरे एग्जिट पोल को लेकर, जिसमें बताया गया था कि इस डिजाइन से अगर आगे बढ़ेंगे तो यह किस तरीके से काम करना शुरू करेगा। और इसके तमाम इनपुट्स इस देश के एग्जिट पोल का हिस्सा या फिर भारत के भीतर जो एग्जिट पोल करने वाले हैं वह उसके साथ सामूहिक तौर पर, क्योंकि यह बड़ा कॉस्टली वेंचर होता है, अपने तौर पर बड़े बड़े मीडिया इंस्टीट्यूशन पैसा दे रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह पूरा का पूरा एग्जिट पोल किसी चुनाव का हिस्सा हो जाएगा, यह कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। तो इसमें कुछ कदम और आगे बढ़े उससे पहले एक तस्वीर जरूर देखिए जो आज प्रधानमंत्री बैठक कर रहे थे। और बैठकों का दौर एक दो नहीं, दर्जन भर बैठक हुई है। और उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बहुमत ना आ पाने की स्थिति में बहुमत जुगाड़ करने की स्थितियों पर मंथन दिल्ली में चल रहा है।
ऐसी ही एक बैठक कांग्रेस के हेडक्वार्टर में भी हुई। हम आपको वहां की तस्वीरें दिखाएं या वहां के बारे में जिक्र करें उससे पहले दो तीन बातें और समझ लीजिए। इस दौर में जो सीक्रेट मीटिंग 27 मई को हुई थी और 21 तारीख को जो पूरी एग्जिट पोल की रिपोर्ट छपकर तैयार थी, उस रिपोर्ट के बाद हुई सीक्रेट मीटिंग में इस बात का खुले तौर पर जो जिक्र हो रहा था, उसमें देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल की भी मौजूदगी थी। और वो उस दिन दो बार मीटिंगों का दौर चला। गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपने अधिकारियों के जरिए इस मीटिंग के इनपुट्स ले रहे थे, क्योंकि उस दौर में चुनाव प्रचार भी चल रहा था। लेकिन इस दौर में कोई चुनाव प्रचार नहीं चल रहा है। सबका ध्यान इस बात को लेकर है कि यह 400 पार एग्जिट पोल में कैसे हो गया। लेकिन अगर परिस्थिति पलट रही है और परिस्थिति को चुनावी हथकंडों के तौर पर ही सामने रखा गया है, तो आप ध्यान दीजिए, इंडिया गठबंधन इस दौर में अपनी सरकार बना पाए इस दिशा में जिक्र नहीं कर रहा है। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत बहुत साफ है। जो मेजर प्लेयर्स हैं उसमें नवीन पटनायक, जगन रेड्डी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, इन सब को देखिए इस एग्जिट पोल में डिक्लाइन किया गया है, नीचे ले आया गया है। क्योंकि यह या तो पाला बदल के साथ आएंगे या फिर अपने राजनीति के हिसाब से जुड़ जाएंगे, जो दोनों गठबंधन के साथ नहीं थे। इनको पूरे तरीके से छत्रपों को कमजोर किया गया, जिससे वह इस चिंतन में ही लगे रहे हैं और गठबंधन की राजनीति इस दौर में इंडिया के जरिए सत्ता तक ना पहुंच पाए। आपके जहन में एक सवाल और होगा, कैसे पहुंच रहा है 295 का आंकड़ा? किस लिहाज से इंडिया गठबंधन ने दे दिया? और 295 आंकड़े हैं तो फिर उसमें किसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल सही सवाल है। दरअसल 295 तक इंडिया गठबंधन नहीं पहुंचेगा अगर आप इस देश की परिस्थितियों के भीतर चुनाव से निकले हुए आंकड़ों को परखें और मिनिमम तौर पर ले आए दे। मिनिमम का मतलब यह है कि कम से कम सीट जो पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है, उसमें क्या वाकई इंडिया गठबंधन इन छत्रपों के साथ मिलकर 272 तक पहुंच सकता है? हम आपके सामने इस एग्जिट पोल के समानांतर असल की परिस्थिति सामने रखते हैं। इस देश में जो अलग अलग छत्रप है, उसमें ममता बनर्जी की एक भी सीट मत बढ़ाइए। पिछली बार भी 22 जीती थी, हालांकि वो दावा कर रही है इस बार वो 25 से ज्यादा जीतेगी। दूसरी तरफ एग्जिट पोल ने उन्हें 15 से कम दे दिया है। ममता बनर्जी 22 सीट जीत जाए, उद्धव ठाकरे 15 सीट जीत रहे हैं, जो एग्जिट पोल उनको 12-15 के बीच लाकर खड़ा कर रहा है। शरद पवार 8 सीट जीत रहे हैं, उनको 5 से 8 के बीच में एग्जिट पोल भी खड़ा कर रहा है। अखिलेश यादव राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश के भीतर 18 सीटों पर जीत की स्थिति है, जिसको 9 सीट दिखलाई जा रही है अपने तौर पर इस एग्जिट पोल में, लेकिन वो 18 सीटों को जीतने की स्थिति में है। तेजस्वी यादव को भी 9 सीट के लगभग दिखाया जा रहा है, लेकिन वह भी 15 सीट तक जा सकते हैं, जो स्थिति है। हेमंत सोरेन 3 सीटों पर 2 से 3 सीट जीत सकते हैं, यह एग्जिट पोल भी कह रहा है। डीएमके को कम सीट दिखा रहा है, लेकिन वो 20 सीट जीतने की स्थिति में, उसको 18 तक लाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों सीट जीत रहा है, यह लगभग हर एग्जिट पोल ने बतला दिया है। इन सबको जब आप अपने तौर पर जोड़ना शुरू करेंगे तो आपके जहन में आएगा 101 सीट तो ये हो गई। अब उसके बाद यह है कि लेफ्ट की 3 सीट, सीपीआई एमएल की 1 सीट, 4 सीट ये हो गई, यानी 105 सीट यह हो गई। 105 सीट में अब 3 बड़े प्लेयर्स को लेकर आइए। जगन रेड्डी 14 सीट, पिछली बार 25 थी, हमने 11 सीट माइनस की है। उस लिहाज से जो कि विधानसभा के एग्जिट पोल है उसी लिहाज से माइनस की है, तो जगन रेड्डी 14 सीट, नवीन पटनायक 12 सीट, उसी लिहाज से जो विधानसभा में उनको सीट दी गई है, उसी एग्जिट पोल में, जिस कंपनी ने एग्जिट पोल में उनको 1 सीट दी है लोकसभा की, उसी लिहाज से हमने माइनस किया, उनको लोकसभा की 12 सीट। नीतीश कुमार को 15 सीट, नीतीश कुमार को कम किया गया और बिहार में बतलाया गया नीतीश कुमार ही कमजोर कड़ी के तौर पर है, लेकिन आप उनकी 2 सीट कम कीजिए और बीजेपी की उसी अनुपात में कम कीजिए, क्योंकि ज्यादा जगहों पर बीजेपी से टकराती हुई आरजेडी चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो नीतीश, नवीन और जगन, इन तीनों को मिलाइएगा तो 51 सीट यह हो गई, और इससे पहले 105 सीट हो गई। 105 और 51 का मतलब है 156 सीट यही हो गई। अब अगला सवाल है कि 272 तक पहुंचने के लिए अब कांग्रेस को कितनी सीट चाहिए? कांग्रेस को सिर्फ इसके बाद 116, 17, 18 इतनी ही सीट चाहिए। आप कहेंगे ये कहां से जुगाड़ होगा?
उसको लेकर जो नजर आ रहा है इस देश के भीतर में, उसमें राजस्थान की 10 सीटें हैं, कर्नाटक की 17 सीटें हैं, तेलंगाना की 9 सीट है, महाराष्ट्र की 13 सीट है, उत्तर प्रदेश की 7 सीट है, बिहार की 4 सीट है, पंजाब की 8 सीट है, केरल की 16 सीट है, हरियाणा की 4 सीट है, दिल्ली की एक ही सीट है, हिमाचल प्रदेश की एक ही सीट है, उत्तराखंड की एक ही सीट है, असम की 7 सीट है, तमिलनाडु की 8 सीट है। इन सब को जब आप मिलाइएगा और इसमें मध्य प्रदेश की 2 सीट, नॉर्थ ईस्ट की 4 सीट और गोवा की 1 सीट, और इसके अलावे यूनियन टेरिटरी जहां पर एग्जिट पोल ने भी उन्हें 4 सीटें दी हुई हैं, उन तमाम चीजों को जब आप जोड़िएगा तो यह आंकड़ा कांग्रेस का 120 तक पहुंच जाता है। और चाहिए तो 116 ही 272 के आंकड़े को पकड़ने के लिए। तो यह पूरी की पूरी गठबंधन की परिस्थिति एक झटके में एनडीए के गठबंधन से आगे निकल जाती है। और एनडीए के गठबंधन को अगर लोग चाहिए होंगे तो उसमें 2 ही बड़े प्लेयर बचे, एक नवीन पटनायक, एक जगन रेड्डी। दोनों जगहों की विधानसभा चुनाव क्या वाकई राजनीतिक सौदेबाजी के दायरे में आएगी? ये सारे सवाल शायद उस एग्जिट पोल के तले छुपे हुए हैं जिस एग्जिट पोल की तैयारी 21 मई को हो गई थी और वो छपकर तैयार था। और उस छपने के बाद की परिस्थिति जब एग्जिट पोल चुनाव के बाद रखा गया, तब ये हर किसी को अब शायद समझ में आने लग रहा है, या फिर राजनीतिक तौर पर अब ये हर कोई जान रहा है कि दरअसल यह तो उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसमें गठबंधन की सरकार 272 तक के जादुई आंकड़े तक पहुंचने की कोई जद्दोजहद 4 तारीख से पहले नहीं करे, और उससे पहले कोई जद्दोजहद करे तो वह प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल साहब है, जो कि अपने तौर पर राजनीतिक तिकड़मों को लेकर तमाम बिसात को बिछाते रहे हैं। और शायद इसीलिए कांग्रेस को ध्यान दीजिए, आज अपनी बातों में वो उलझी रही, जिस दिशा में उसको जाना है, कदम बढ़ाना है कि सरकार हमारी बन रही, वो 295 के आंकड़ों के तहत अपने तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, प्रदेश के प्रभारी हैं, उन सब को लाकर वो मीडिया के सामने बुलवा रही थी कि देखिए, बातचीत कीजिए, संवाद बनाइए और बताइए कि हम लोग जीत रहे हैं। ये एग्जिट पोल फर्जी इसलिए हैं क्योंकि हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री ये सब मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सभी विपक्ष की पार्टियों के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, काउंटिंग एजेंट के ऊपर, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर, और धमकी दिया जा रहा है। एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि हम वापस लौट आ रहे हैं। हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। हालांकि कांग्रेस की इस बैठक का नजारा या बैठक का मिजाज इस बात को लेकर रहा कि 4 तारीख को कैसी स्ट्रेटजी अपनानी है। लेकिन सवाल है कि एक एग्जिट पोल के जरिए किस किस तरीके से राजनीतिक तौर पर निशाने साधे गए, और क्या वाकई ये एग्जिट पोल चुनाव शुरू होने से पहले ही हर किसी के दिमाग में रेंगने लगा था? और यही वो सवाल है कि चुनाव से पहले अगर एग्जिट पोल की यह तस्वीर नेताओं के जहन में थी और उसके बाद पूरी स्ट्रेटजी के साथ एग्जिट पोल को उसी दिशा में ले जाया गया जो राजनीतिक तौर पर मौजूदा सत्ता को लाभ दिला सके, और ठीक परिणाम आने के 48 घंटे पहले तक लोग इसी में उलझे रहे और कल भी उलझे रहेंगे, हो सकता है। लेकिन अगर हर किसी की स्थिति अपनी राजनीतिक जमीन को परख कर मजबूत है, और जब परिणाम जिस दिन आ रहे होंगे वह हर बूथ पर सक्रिय दिखाई देगा जहां पर वोटों की गिनती हो रही होगी, तो यह मैसेज 4 तारीख के बाद कैसा मैसेज होगा, और उससे पहले क्या वाकई अपने साथ राजनीतिक सौदेबाजी जो बार्गेनिंग इस देश के भीतर में हर पॉलिटिकल पार्टी को डिगाने, हिलाने और तमाम मिशन के तहत चलती रही, जो इस दौर में कई राज्यों की सरकारें गिरी, क्या वो पहली बार लोकसभा चुनाव में भी वही रंग देखने को मिलेगा? क्योंकि एग्जिट पोल को ध्यान से और देखिए तो आप समझ जाएंगे कई प्लेयर गायब हो गए, बीआरएस गायब हो गई, मायावती गायब हो गई, और यूपी के भीतर में चाहे वो अपना दल हो, आरएलडी हो, सुसपा हो, इन तीनों को मिलाकर 3 से 4 सीट मिल रही है।
जनता दल यूनाइटेड की सीटें कम हो रही है। एलजेपी जितनी सीटों पर लड़ी 5 सीटों पर उतनी सीट जीत नहीं रही है। ममता बनर्जी को कम कर दिया गया। जेडीएस देवगौड़ा उनकी सीट कम हो रही है। बीआरएस तो गायब हो गई। वाईएसआर को एकदम नीचे जमीन पर लाकर रख दिया गया। नवीन पटनायक तो पूरे तरीके से गायब हो गए। ये तमाम परिस्थिति बतलाती है कि सिर्फ एनडीए और इंडिया गठबंधन के बाहर ही नहीं, बल्कि एनडीए गठबंधन के भीतर भी कोई राजनीतिक तौर पर यह ना सोच ले कि अगर त्रिशंकु यानी ऐसी बहुमत के तौर पर सरकार मौजूदा वक्त में आ रही है जिसके पास बहुमत नहीं है और उसको बहुमत जुगाड़ करने के लिए नेताओं से बातचीत करनी है या फिर किस रूप में मैनेज करना है, वो तमाम चीजों पर एक खामोशी आ जाए। और यह हिस्सा एग्जिट पोल को चुनावी हथियार के तौर पर चुनाव से पहले सोचा गया। 5वें चरण के मतदान के बाद बकायदा 158 पेज की रिपोर्ट में ले आया गया और उस रिपोर्ट के आधार पर जो एनालिसिस न्यूज चैनलों पर दिखाई देने लगा वो इतना एक तरफा हो गया कि ये तमाम लोग कमजोर हो जाएं, अपने आप को जुगाड़ने या अपने आप को बनाए रखने की स्थिति में किसी तरह नजर आए। और इसीलिए आज राहुल गांधी का रिएक्शन शायद इसीलिए मोदी एग्जिट पोल की दिशा में चला गया। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। अब राहुल गांधी इसे मोदी एग्जिट पोल कहें या फिर कांग्रेस पार्टी सरकारी एग्जिट पोल कहे, सच तो यह है कि इस दौर में पहले मीडिया का खत्म होना और फिर मीडिया के जरिए एग्जिट पोल को भी राजनीतिक हथियार के तौर पर बना लेना और इस देश के भीतर में जनता के नुमाइंदों के तौर पर चुने जाने वाले छत्रपों को कमजोर दिखाकर और उसका प्रचार प्रसार करके क्या ये एक ऐसी राजनीति की शुरुआत इस देश के भीतर हो चली है जहां पर चुनाव आयोग की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। क्योंकि आज कांग्रेस के नेता जयराम रमेश को नोटिस दिया गया कि उन्होंने क्यों कहा कि इस देश के गृह मंत्री ने 150 से ज्यादा डीएम को टेलीफोन लगाया है, वो बताएं। लेकिन यह सवाल अधूरा रह गया कि दरअसल इस देश के भीतर में जो मीडिया की भूमिका राजनीतिक तौर पर सत्ता के साथ खड़ी नजर आ रही है और उसमें भी चुनाव को प्रभावित करने के लिए क्या यह एग्जिट पोल लाया गया। और अगर इस एग्जिट पोल की छपाई 21 मई को ही हो गई और उसी वक्त इस परिणाम को तय कर लिया गया तो फिर उसके बाद 115 सीटों पर जो वोटिंग हुई उसकी जानकारी पहले से एग्जिट पोल में कैसे लग गई? वह तो उससे पहले की परिस्थिति थी। क्या यह भूमिका अपने तौर पर इलेक्शन कमीशन को नहीं पूछनी चाहिए? यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल उससे बड़ा है, क्या भारत में चुनाव और सत्ता में आने की परिस्थितियां पहली बार जनता के वोट देने से आगे निकल चुकी है और राजनीतिक तौर पर उसका लाभ कोई भी सत्ता उठा सकती है और इस दौर में सत्ता उसी राजनीतिक दिशा को लाभ के जरिए बदलकर अपने अनुकूल परिणामों को क्या लाने की स्थिति में खुद को खड़ा कर चुकी है? और आखिरी सवाल सबसे बड़ा है, इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में संविधान के मातहत ही चुनाव होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की खामोशी या सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन पर खामोशी बरतना, इलेक्शन कमीशन का सत्ताधारी दल पर खामोशी बरतना, सत्ताधारी दल का मीडिया को अपने हाथ में ले लेना, मीडिया का सत्ता के हाथों में खिलौना बनकर राजनीतिक तौर पर उसके हथियार के तर्ज पर काम करना और इस देश के भीतर लोकतंत्र या पारदर्शी चुनाव को लेकर यह सवाल एक झटके में गायब हो जाना कि जो हो रहा है वह होता रहेगा, सिर्फ जो परिणाम आएगा वही सच है और वही जनता का सच है। इस स्थिति में क्या वाकई इस देश का लोकतंत्र संसदीय चुनावी प्रणाली आ चुकी है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।